मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी और सर भी नहीं थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे डीके सर। और कोरोना संकट के कारण बहुत आप लोगों का नुकसान हुआ होगा जो सीटेट परीक्षा के लिए हम एडमिशन कराए थे। तो मित्रों देखिए, नुकसान हुआ है उसमें आप कुछ हद तक हम लोग भी दोषी हैं और कुछ कोरोना दोषी, आप दोषी नहीं। आइए आज हम लोग बहुत छोटे टॉपिक पर एक चर्चा करें, बहुत विस्तार से नहीं चर्चा कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं इस पर एक बार लिखना, क्योंकि वैसे आप समझ नहीं पाएंगे। और इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण एक टॉपिक है आपका, संप्रेषण। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, संप्रेषण पर। और मित्रों, संप्रेषण किसे कहते हैं? अगर टॉपिक खासकर जो आपके सीटेट में आते हैं वो टॉपिक अगर आप जान रहे हैं, वो टॉपिक आप जान रहे हैं, सीटेट में जो जो टॉपिक आता है उस टॉपिक से आप परिचित हो और उसके विषय में जानते हो तो ज़्यादातर प्रश्न आपका जो कॉमन सेंस का प्रश्न आता है आप सही कर ले जाओ मित्रों। आइए आज हम लोग संप्रेषण पर चर्चा करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और चाहे नेट की परीक्षा हो चाहे सीटेट की परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न आपका खूब आता है क्योंकि आपका प्राथमिक उच्च प्राथमिक बहुत सारे पेपर हम देखे और इसमें संप्रेषण का जो टॉपिक है वो आता है मित्रों। तो संप्रेषण क्या है आप जानते होंगे, अंग्रेजी शब्द आप इसके लिए बहुत प्रयोग करते होंगे, कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या है, आइए चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले क्या परिभाषा है, वो क्या कह रहा है वो पे नहीं। देखिए, मतलब अच्छा, प्रेषित, अच्छे तरीके से प्रेषित करना, प्रेषण भेजना। तो क्या भेजना, क्या अच्छे तरीके से प्रेषित करना, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये परिभाषा की तरफ बाद में पहले हम लोग व्यवहारिक बातचीत में जानते हैं। कक्षा कक्ष की बात करें या हम वैसे सामान्य बातचीत करें, जैसे जब कोई चीज हम किसी को बताना चाहते हैं, अपने विचार को, अपने भाव को, या कोई भी चीज हम अगले को बताना चाहते हैं और वो व्यक्ति वो जान जाता है, जो हम बता रहे हैं वो समझ जाता है, तो ये जो समझ गया फिर तब इसे कहते हैं संप्रेषण। और मान लीजिए हम उसको बता रहे हैं वो समझ नहीं रहा, तो ये संप्रेषण नहीं हुआ। हम किसी चीज को बता रहे हैं अपने विचारों से, अपने भाव से, अगर किसी को अवगत कराना चाह रहे हैं और जो चीज बताना चाह रहे हैं वही चीज वो समझा, तो इसका मतलब ये संप्रेषण हुआ। क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। इस पर दो परिभाषाएं, बहुत परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, लेकिन दो ऐसी परिभाषाएं मित्रों आपके इस पे जो व्हाइट बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते। एक विदेशी विद्वान थे और एक डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, एक अपने यहाँ के विद्वान थे डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। तो ये दोनों लोगों की परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा के माध्यम, जरूरी नहीं परिभाषा आए, संप्रेषण कहते किसे हैं, इन दोनों का क्या विचार था, किस शब्द में इन्होंने संप्रेषण को व्यक्त किया, ये देखते हैं। एडगर डेल एक विदेशी विद्वान थे, इनकी परिभाषा एक दो बार पूछी गई है, इसीलिए हमको लगा इनकी परिभाषाएं बताना चाहिए। ये कह रहे हैं संप्रेषण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं सूचनाओं का विनिमय है। संप्रेषण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं सूचनाओं का क्या है? विनिमय है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान, मतलब जो कुछ सूचनाएं हम देंगे, तथ्य देंगे या विचार देंगे, अगर दूसरे के पास तक पहुंचता है तो कुछ रिप्लाई देगा, तो फिर वो क्या हुआ, समझ जाएगा, तो फिर विनिमय होगा। तो मित्रों, ये जो हम इस क्रिया है इसी कहते हैं संप्रेषण। जिस क्रिया के द्वारा ये सारी चीज संपादित हुई इसे क्या कहेंगे? संप्रेषण। सम्यक प्रेषण, सम्यक अच्छे तरीके से जो आपका पहुंच जाता है विचार भाव से, कहते संप्रेषण। आइए, तो हमें लगता है समझ गए होंगे आप। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं सूचनाओं का जो विनिमय है वही क्या है? संप्रेषण है।
अब कुलश्रेष्ठ के अनुसार वही चीज ये कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण, या आप कह सकते हैं संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण गत्यात्मक प्रक्रिया है। गतिशील रहती है ना। अब आप कोई चीज अपने मन में रखे रहेंगे तो गतिशील रहेगी? नहीं रहेगी। आप उसको बताओगे तो गतिशील। तो और उसका उद्देश्य होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि केवल आप उसको भेजिए। उद्देश्यपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि जो हम कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसको अगला समझना चाहिए, अगले को समझना चाहिए। मान लिया हम कोई चाइनीज भाषा में कह दिए आपसे, आप समझे नहीं पाए, तो फिर ये संप्रेषण है? नहीं हुआ, अच्छे तरीके से संप्रेषण नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं उद्देश्यपूर्ण। संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। गत्यात्मक चाहे तो आप पहले ला सकते हैं, चाहे उद्देश्यपूर्ण गत्यात्मक प्रक्रिया, ये भी सही है। इसमें किसमें? संप्रेषण में क्या होता है? कहते हैं विचारों एवं भावनाओं का संप्रेषण ग्रहण करना। जो विचार मतलब वही विचारों एवं भावों का जो हम ग्रहण करते हैं, संप्रेषण ग्रहण करना। और किस किस माध्यम से? कह सकते हैं वो लिखित भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है? संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है, हो सकता है मौखिक भी हुए। मौखिक इन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि परिभाषा में हम आप चेंज नहीं कर सकते। परिभाषा जो शब्द उन्होंने कहा उनके शब्दों में। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें विचारों एवं भावनाओं का संप्रेषण ग्रहण करना लिखित एवं संकेतों के माध्यम से होता है। अब देखिए यहां तक तो आप समझ गए संप्रेषण है क्या चीज। मतलब इसमें एक व्यक्ति के मध्य, केवल अकेले के मध्य, परीक्षा में आ गया, क्या अकेले व्यक्तिगत संप्रेषण संभव है? अकेले संप्रेषण संभव नहीं है। इसके लिए दो चीजों का, दो लोगों का रहना जरूरी है, या दो से अधिक लोगों का रहना जरूरी है, तब संप्रेषण आपका हो पाएगा। समझ में आ गया? और कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप तक हमें जो पहुंचाना चाह रहा हूं, कक्षा मान लीजिए आप क्लास में बैठी हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप क्या किए? समझ लिए। क्या किए? समझ लिए। मतलब हमारा आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ? अच्छा है। मेरा आपका संप्रेषण क्या है? अच्छा है। और मान लीजिए मैं कोई चीज बताना चाह रहा हूं और उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब हमारा जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारा आपका संप्रेषण है, वो अच्छा नहीं। समझ में आ गया? अब देखिए संप्रेषण क्या है हम लोग समझ गए। अब इसमें आपके जब ऑप्शन आएंगे, प्रश्न आएगा, संप्रेषण किसे कहते हैं, क्या संप्रेषण के अंतर्गत है, संप्रेषण के अंतर्गत कौन नहीं है, तो विकल्प पढ़िएगा आप। जहां पे ये चीज हो, जहां पे आदान प्रदान हो, जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, वहां संप्रेषण होगा। अब प्रश्न आपका यहां से बनता है कि संप्रेषण होता कितने प्रकार का है, संप्रेषण कैसे होता है, किसे किसे हम संप्रेषण के अंतर्गत रख सकते हैं, किसे नहीं रख सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा। अब संप्रेषण दिखाई दे रहा होगा, संप्रेषण मुख्यतः है आपका, जब देखेंगे तो या तो शाब्दिक होगा, या तो क्या होगा? अशाब्दिक होगा। संप्रेषण या तो शब्दों के माध्यम से होगा, या तो अशाब्दिक होगा। तो भैया कहेंगे दुई चीज तो दुइये होबे करता, तीसरा होबे नहीं करेगा। भाई शाब्दिक अशाब्दिक ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है? हाँ बड़ी चीज है। अब शाब्दिक के अंतर्गत किस प्रकार का संप्रेषण होगा और अशाब्दिक के अंतर्गत किस प्रकार का संप्रेषण होगा, इसको समझना है। यहां से प्रश्न आता है। शाब्दिक संप्रेषण मतलब होता है जिसको शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वो मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है। शब्दों के माध्यम से मतलब भाषा का प्रयोग करके। देखिए क्या लिखा है, भाषा का प्रयोग करके। अब भाषा या तो लिखित रहेगी या तो मौखिक रहेगी, मतलब बोलेंगे आप उसे, बोलेंगे क्या होगा? मौखिक। बोलकर या लिखकर, भाषा को बोलकर या लिखकर जब हम अपने तथ्य, विचार या सूचनाओं को किसी तक पहुंचाते हैं, तो वो आपका शाब्दिक संप्रेषण होता है। कैसा संप्रेषण होता है? शाब्दिक संप्रेषण होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मौखिक संप्रेषण जो केवल बोला जाए, और लिखित संप्रेषण जब उसको हम लेखन के रूप में सुव्यवस्थित कर दें। और वो मान लीजिए एक आप सब लोग पढ़े होंगे, बहुत चिट्ठी लिखे होंगे, तो जब आप चिट्ठी लिखते थे, अब ये नहीं कह रहे किसको लिखे थे, लेकिन जब चिट्ठी लिखे थे तो आप अपना पूरा विचार भाव उड़ेल देते थे चिट्ठी में, और वो चिट्ठी जहां पहुंचती थी
तो आपके पूरे विचार से, आपके भावनाओं से अगला व्यक्ति क्या हो जाता था, परिचित हो जाता था। मतलब जितने अच्छी लिखावट, जितनी अच्छी सारी चीज रहती थी, तो कम शब्दों में 4 लाइन में पूरा अपना विचार भाव जो था अगले तक पहुंचा देते थे। बहुत अच्छा संप्रेषण होता था, वो लिखित संप्रेषण होता था। कैसा संप्रेषण होता था? लिखित संप्रेषण। लेकिन मित्रों यहां से एक प्रश्न बनता है, कौन सा ऐसा संप्रेषण है जिसमें गोपनीयता नहीं होती? गोपनीयता। तो मित्रों जो लिखित संप्रेषण होगा उसमें गोपनीयता नहीं होगी। एक बार चिट्ठी दे दी तो फिर वो गोपनीयता भंग हो गई। फिर मान लीजिए मौखिक संप्रेषण है तो 2 के मध्य में है, गोपनीय है। लेकिन जब उसको आप लिखित रूप में किसी को दे दे, गोपनीयता भंग हो जाती है। तो लिखित जो संप्रेषण होता है इसमें गोपनीयता का अभाव होता है। समझ में आ गया? आइए अब आप इधर आइए, देखिए शाब्दिक संप्रेषण। कैसा संप्रेषण? शाब्दिक संप्रेषण। भाषा का प्रयोग नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं होता है मित्रों। भाषा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अशाब्दिक है। भाषा का प्रयोग नहीं है तो अशाब्दिक संप्रेषण हुआ। अब इस प्रकार के संप्रेषण में इसको आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। बहुत से विद्वान इसको 4 भाग में अलग अलग तरीके से विभक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा विद्वानों का जो मत है वो 3 प्रकार का हो सकता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा अशाब्दिक संप्रेषण कितने भागों में विभक्त होगा, लेकिन अगर इस टाइप का भी कोई आपके ऑप्शन में हो रहा तो वो भी संप्रेषण के अंतर्गत आप रख सकते हो। कैसा संप्रेषण? ध्यान दीजिएगा, ध्वनि संकेत या वाणी संप्रेषण। जैसे जब कोई चीज आप किसी को कहते हो और उधर से आता है यस, जैसे आप कुछ चीज करें, हाँ, यस, मतलब कुछ बोल नहीं रहा, हूँ, हाँ, ही, हाँ, हूँ कर रहा है, यस नो, तो मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं, केवल ध्वनि संकेत यस नो, मतलब वो बोल नहीं रहा क्या, यस नो, हाँ, तो ये कोई वाणी है, मतलब ये कोई आप वो है तो इसको कहेंगे थोड़ा निकल रहा है, तो ये वाणी संप्रेषण या ध्वनि संप्रेषण कहलाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई उत्तर नहीं देगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं, जो चीज आप कह रहे हैं बस यस। जैसे जब आप कहीं जाते किसी से कहते तो कुछ लोग बैठे चाहिए ना, हाँ, 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 तो ये ध्वनि संप्रेषण हो गया, ध्वनि संकेत के माध्यम से संप्रेषण, ध्वनि संकेत। समझ में आ गया? अब आप आगे आएंगे चक्षु संपर्क और मुख मुद्रा संपर्क। ये भी संप्रेषण होता है मित्रों, जान लीजिएगा। भरी मार्केट में, भरे क्लास में, भरी बाजार में आपका जिसको संप्रेषित करना चाहते हैं, आपकी बात आंख से ऐसे चलिए निकल रहे हैं, वहां तक पहुंच जाती है। आप अपने विचारों को, अपनों भावनाओं को जो कहना रहता है उसे आप चक्षु से, आंख से इशारा करके या मुख मुद्रा से, मुख मुद्रा समझ में आ गया? कहते हैं चेहरा देख के बता देते हैं। चेहरा देख के भैया क्या बता दोगे? चेहरा देख के बता दोगे कि हाँ क्या है मामला। समझ में आ गया? तो वो भी संप्रेषण हुआ। जैसे आप कोई चीज किसी को कहे और हंस दिया तो इसका मतलब क्या? हाँ वही जो समझ रहे हैं। और मान लीजिए गुस्सा हो गया, चेहरा लाल हो गया, गुस्सा हो गया, इसका मतलब फिर मामला गड़बड़ है, तो आप हट जाएंगे। तो ये मुख मुद्रा संप्रेषण मित्रों और चक्षु संपर्क हो गया। समझ में आ गया? समझ रहे होंगे शायद जितना हम समझाना चाह रहे हैं उससे कई गुना आप ज्यादा समझ पा रहे हो। समझ में आ गया? क्योंकि ये आपके नेचुरल चीज है, सब आप यहाँ से आप परिचित हो सभी लोग। स्पर्श संपर्क क्या होता है? स्पर्श संपर्क जैसे आप जब उसको टच कर देते हो, हाँ, जैसे कोई चीज आप बताए, कोई बालक कया, कोई प्रश्न पूछे, बहुत अच्छा बताए, पीछे आके हाँ इसी का वाह वाह वाह, पीठ ठोकते हो मतलब अच्छा है। अब वो हल्का हल्का पीठ ठोके मतलब बहुत अच्छा है। समझ में आया? अब पहुंच के 2 लपाटा मार दिए तेजी से, तो वो जो संपर्क था ना, स्पर्श संपर्क, वो जान गया गड़बड़ बता दिए क्या, कान पकड़ के टाइट कर दिए, इसका मतलब गड़बड़ बता दिए क्या। तो ये स्पर्श संपर्क भी बता देता है संप्रेषण। ये जो स्पर्श होगा किस तरीके से स्पर्श है, जैसे मान लीजिए आप किसी को टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब यहाँ 18+ हैं, कोई भी हम नाबालिग नहीं, जो भी वीडियो दिख रहा है संप्रेषण, इसीलिए संप्रेषण आपका प्राथमिक में नहीं रखा गया, आप जानकार व्यक्ति हो, 18+ वालों के लिए रखा गया। स्पर्श संपर्क कहते हैं स्पर्श बता देता है किस टाइप का है, स्पर्श बता देता है किस टाइप का है। आप स्पर्श किसी को करते हो, छूते हो, तो स्पर्श आपका किस टाइप का है, आपका भाव कैसे है, आपका विचार कैसे, वो बता देगा। तो मित्रों ये भी आपका संप्रेषण हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मित्रों, संप्रेषण हुआ कि नहीं हुआ? अब इस तरीके से आप कोई भी आपके ऑप्शन में आता है वो संप्रेषण के अंतर्गत मित्रों आएगा।
अगर कोई चीज हम कह रहे हैं, कोई कितना भी जोर लगा करें, अगला समझ नहीं पा रहा, अगला मतलब एकदम अनभिज्ञ है, इसका मतलब संप्रेषण नहीं हो। और ये संप्रेषण मित्रों ध्यान दीजिएगा अच्छे से और आप पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा मोटा मोटा क्लियर कर दिए संप्रेषण कि क्या चीज है, कितने भागों में विभक्त है, शाब्दिक होता, शाब्दिक होता, शाब्दिक के अंतर्गत क्या रखेंगे आप, अशाब्दिक के अंतर्गत क्या रखेंगे, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपके सीटेट में, खासकर उच्च प्राथमिक में निश्चित तौर पर आपका एक प्रश्न मिलेगा, और प्राथमिक में भी यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो मित्रों संप्रेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप अच्छे से समझिएगा, और ये नहीं करेंगे वीडियो से आपको प्रश्न आ ही जाएगा। ये तो मैं केवल आपको लाइन पकड़ा रहे हैं कि यहाँ ये संप्रेषण होता, तो हो सकता है ये आपके परीक्षा में जब आपके सामने ऑप्शन आए तो काम करेंगे। देखिए सर भी नहीं थे, आइए हम लोग देखते हैं कुछ, अब जितना हम लोग के पास समय बचा है, कुछ हम लोग ऐसे टॉपिक देखेंगे कि जहाँ से प्रश्न आ सकता है, जो हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है। मैं आपको पूरा छोटा छोटा टॉपिक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का बना के दूंगा। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न आ ही जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर मित्रों पिछले सारे पेपर में यहाँ से प्रश्न आया है, इन टॉपिकों से प्रश्न आया है। तो आशा करते हैं आगे भी कहीं दूसरी जगह से पेपर बनेगा, सिलेबस आपका वही है तो यहाँ से प्रश्न आएगा। जैसे आप देखे होंगे ये जो अधिगम, जब अधिगम मतलब सीखना, और अक्षमता मतलब जब उसमें कोई अधिगम में कठिनाई आई, तो इसी कहते हैं अधिगम अक्षमता। तो अब अधिगम अक्षमता जो है, यहाँ से मित्रों एक प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न जैसा कि आप सब लोग जानते हो, और लेकिन उस समय हम याद किए रहते हैं, बहुत याद किए रहते हैं, उस समय जब पेपर में आता है तो हम लोग गलत कर देते हैं। आज एक ऐसे ट्रिक से हम आपको ये बताएंगे कि जिससे आप गलत ना करें, और निश्चित तौर पर ये जितना आपका लिखा गया इसी से ज़्यादातर 95% आपका यहीं से प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। जैसे क्रम से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए वो सबसे ऊपर, उसके बाद बहुत महत्व, मतलब सभी इसमें महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं। 4 और 4 8 8 तैयार करना, और किस तरीके से तैयार करेंगे आज इसी क्लास में, फिर दोबारा जिंदगी में इसको ना पढ़ना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द क्या लिखा गया है, डिसलेक्सिया। क्या लिखा गया है, डिसलेक्सिया। और शायद इसका हिंदी या संस्कृत नहीं आएगा, हिंदी संस्कृत आपका नहीं आएगा, जो ये लिखा गया है यही आपका पूछा भी जाएगा। जो आपका ये लिखा गया है डिसलेक्सिया क्या, यही पूछा भी जाएगा, और ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा। तो ये मित्रों आप जो देख रहे हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्फोरिया, एलेक्सिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया, आपको हो सकता कठिन लगे, लेकिन कठिन नहीं लगना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे ट्रिक से। देखिए सबसे पहले आप इसमें ऐसा निकालिए कि जो चीज़ आप एकदम कॉमन जानते हो, एक दो चीज़ आपको पता ही होगा। जैसे कैलकुलेशन करना, कहाँ कैलकुलेशन आप कहाँ करते हो, कैलकुलेशन हिंदी में करते हो, लिखने में करते हो, जो आप कहाँ करते हो, मैथ में कैलकुलेशन होता है। कहाँ होता है, मैथ में कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है डिसकैलकुलिया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलिया कैलकुलेशन, समझ में आ गया। और ये डिसकैलकुलिया जो है कहाँ करते हो, गणित में करते हो, तो इसका मतलब डिसकैलकुलिया आ जाएगा। तो ये गणितीय संबंधी कठिनाई है। मतलब अगर आपको जोड़ भाग गुणा में बहुत कामन छोटे छोटे आपको कठिनाई हो रही है, इसका मतलब सामान्य से, एक तो सामान्य होता, पता लगा हम आपको बोले कि 5982 में से 187 से भाग दो, ये नहीं आ रहा तो ये कोई समस्या नहीं है। अब पता लगा अगर नहीं बता पाए तो हम कहे नहीं आपको डिसकैलकुलिया है, समझ आ गया। लेकिन अगर सामान्य चीज़ें, सामान्य जोड़ घटाव, सामान्य चीज़ें आपको नहीं आ रही, उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे आपको पैसा दे दिया गया तो आप उसको घटा, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं घटाते बढ़ाते से, तो उनको मतलब डिसकैलकुलिया बीमारी से पीड़ित है। परीक्षा में आएगा गणितीय संबंधी कठिनाई को कहते हैं, या डिसकैलकुलिया के अंतर्गत क्या आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा गणितीय संबंधी जो अक्षमता रहेगी वो आपकी किस में आएगी, डिसकैलकुलिया में। समझ आ गया। अब आपका ये जो दोनों ऊपर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डिसलेक्सिया है और दूसरा डिस्ग्राफिया है। क्या है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। ध्यान दीजिएगा, लेक्सिया और ग्राफिया, यहां ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफिया है वो लेखन और लेक्सिया जो है वो पठन।
डिसलेक्सिया पहला याद कीजिएगा, आप दोनों में से एक याद करिएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पहले पढ़ना होता है कि लिखना होता है? क्या होता है? पहले मित्रों पढ़ना होगा। क्या होगा? पढ़ना होगा। श्रवण, भाषण, पठन, तब लेखन। अब डिसलेक्सिया सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं, डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया में पहले क्या? पढ़ना, फिर डिसग्राफिया में क्या? लेखन। अब पठन संबंधी विकार या लेखन संबंधी विकार, ये क्या है? पठन संबंधी विकार कि जैसे आप बी को डी पढ़ें या डी को बी पढ़ें, एक टाइप का जैसे वर्ड लिखा, मान लिया आपका ये बी लिखा है और आप इसको ये ऐसे इस तरीके लिखा है, तो आप इसको डी पढ़ें, ना समझ पाए, पढ़ने में आपकी दिक्कत हो रही है। अब इसका मतलब आपको कौन सी समस्या है? कौन सी समस्या है? डिसलेक्सिया है। और उसी प्रकार से लिखने में अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, बी को डी, डी को लिख रहे हैं, ऐसा कोई चीज दिक्कत है, सामान्य चीज आप भूल जा रहे हो, मतलब जो और आपके हम उम्र के आपके साथ के बच्चे कर पा रहे हो, आप अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, बहुत सरल सरल चीजें, दिमाग है, सारी चीज है, लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ बच्चों में होता है, तो फिर अगर पढ़ने में कोई दिक्कत है, फिर डिसलेक्सिया, और लिखने में कोई दिक्कत है, शब्दों को पहचानने में, शब्दों को लिखने पहचानने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, तो डिसलेक्सिया, और अगर उनको लिखने में दिक्कत है तो फिर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया। तो मित्रों ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूं आपको, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणितीय कठिनाई, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गणितीय समझाई। अब आइए, यहां लेक्सिया है और अलेक्सिया, देखिए यहां तक डी डी वाला है, 5 आपका डी डी वाला है और 3 आ से स्टार्ट है, हरस्वा से। समझ में आ गया? लेक्सिया यहां है और लेक्सिया कहां है? पहले में है ना। लेक्सिया यहां है और यहां अलेक्सिया हो गया, डिस कट के अलेक्सिया, और यहां क्या है? डिसलेक्सिया। यहां क्या है? अलेक्सिया। तो लेक्सिया और लेक्सिया मिला आपको कि नहीं मिला? मिल गया। इसका मतलब मित्रों अगर ये अलेक्सिया आता है तो ये भी पठन संबंधी है। ये क्या है? अलेक्सिया भी क्या है? पठन संबंधी क्षमता है। लेकिन अब यहाँ ही आपको दिमाग देना पड़ेगा, यही मान लीजिए कठिन पेपर बनता है तो यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो डिसलेक्सिया है ये आपकी नेचुरल, प्राकृतिक, आपका अपने आप किसी कारण से नहीं, विदाउट रीजन आप पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, आपको जन्म मतलब कुछ कोई कारण नहीं रहा, आपका ये पठन संबंधी विकार हो गया तो डिसलेक्सिया कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बालक गिर गया, कोई बालक सर में चोट लग गई, कोई कुछ दिक्कत हो गया, उसकी मानसिक क्षति हो गई, तो अगर तब भी मान लीजिए दिमाग गड़बड़ हो गया, तो फिर अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर उसको डिसलेक्सिया बीमारी नहीं है, तब उसकी दवा दूसरी चलेगी। उसकी दवा दूसरी चलेगी तो कौन सी दवा चलेगी? अलेक्सिया बीमारी वाली दवा चलेगी। समझ में आ गया? अलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी ही विकार है, लेकिन कब? जब मानसिक क्षति हो उसके बावजूद पढ़ने में दिक्कत हो तो अलेक्सिया, और अगर प्राकृतिक जो स्वाभाविक रूप से आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को तो फिर क्या है? डिसलेक्सिया। हमें लगता है अच्छे समझ गए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में। अब आइए, हम अभी ये दोनों छोड़े हैं ना, डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया। क्या? डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया, मोर्फिया। तो डिस डिस जुड़ा है, थीमिया और मोर्फिया। थीमिया जो है वो तनाव वाली स्थिति है, कुछ लोग ज्यादा तनाव पे वजह जल्दी तनाव में आ जाते हैं, जल्दी मतलब अनावश्यक जल्दी, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं मित्रों, तो ऐसे लोगों को मतलब डिस्थीमिया है। जैसे तनाव मिलाना हो, उनके साथ बैठे हैं, कुछ हल्का से एक शब्द बोल दिए, तनाव तल खड़े हो गए, क्या कर ले वो? बाप पहतारी, बापा आजा, सब पे चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब उनको क्या है? बीमारी है। ऐसे लोगों से मनोविज्ञान कहता है, ये कह रहा है कि बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, कि नहीं आप एकदम तन के खड़े हो जाए, नहीं, उनको बीमारी है। किस चीज की? डिस्थीमिया। और आजकल ये बीमारी बहुत लोगों में देखने को मिलती है, डिस्थीमिया।
समझ में आ गया। तो अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने आप को पहचाने और थोड़ा प्राकृतिक रूप से योगा इत्यादि करके दवा इत्यादि लेके अपना ठीक करिएगा। तनाव वाली स्थिति, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, इसका मतलब आपको डिस्थीमिया है। क्या है? डिस्थीमिया। याद करिएगा, डिस्थीमिया आपको, किसको? आपको। कब? जब आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, अकारण, बिना किसी कारण के, कोई कुछ कहा नहीं, चढ़ गए। डिसमोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति, हरदम जा रहा था इस गली में, चले गए उस गली में, गए थे खरीदने सब्जी, भ्रम और समझ में आ रहा है क्या खरीदने गए, झोंक कर सब लेके चले, मतलब भ्रमित रहते हैं, हरदम क्या रहते हैं? भ्रमित रहते हैं। पढ़ने बैठे, भ्रमित है, भ्रम वाली स्थिति। समझ में आ गया। तो अगर भ्रम वाली स्थिति है तो आपको क्या होगा? डिसमोर्फिया। क्या होगा? डिसमोर्फिया। और डिस्थीमिया तनाव वाली, डिसमोर्फिया क्या है? भ्रम वाली स्थिति। आप भ्रम में रहेंगे, हमेशा भ्रम में रहेंगे। ऐसे अगर आज कुछ लोग बहुत भ्रम में रहते हैं, मतलब क्या पढ़े समझे नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसो भ्रम में हैं, ध्यान दीजिएगा, कह नहीं रहे हैं और मतलब उनको बीमारी नहीं है, 5 तारीख के पेपर होगा नहीं होगा, तो कुछ लोग तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, कुछ लोग भाई साहब सुबह अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं गुरु जी क्लियर हो जाता, अगर पेपर टल गया होता तो 2-4 दिन ना पढ़ते। मतलब पहले इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कभी पेपर क्लियर नहीं होगा, और जब पेपर क्लियर हो जाएगा 5 तारीख का नहीं होगा तब वैसे नहीं पढ़े, मतलब पढ़ना नहीं है। तो भ्रम वाली स्थिति है। फिर डिसमोर्फिया। क्या है? डिसमोर्फिया। अलेक्सिया हमने आपको बता दिया। आइए अफेज्या। अफेज्या बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये इसमें आपका अफेज्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा संबंधी विकार होती है, भाषा संबंधी कोई कठिनाई है तो आपको अफेज्या कहलाती है। भाषा संबंधी कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, कोई भी भाषा संबंधी अगर कोई कठिनाई है तो क्या कहलाएगा? अफेज्या। क्या कहलाएगा? अफेज्या। और मित्रों अप्रेक्सिया, ये गामक कौशल संबंधी कोई चीज आप जब सीखते हो ना, तो कुछ लोग देखिए सीख जाते हैं, कुछ लोग सीख ही नहीं पाते हैं जल्दी, मतलब कोई 5 मिनट का काम 1 घंटे लगाते हैं, तो उनको अप्रेक्सिया। क्या है? अप्रेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है। तो मित्रों इस प्रकार से अप्रेक्सिया आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अफेज्या इंपॉर्टेंट है, ऊपर का तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत, और थोड़ा सा आप अलेक्सिया देख लीजिएगा। कौन सा? अलेक्सिया और अफेज्या। वैसे तो 8 सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लीजिएगा, और फिर भी 5 आप बहुत अच्छे से देखिएगा। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी, अलेक्सिया पठन संबंधी लेकिन मानसिक क्षति के उपरांत अगर कोई मानसिक दिक्कत, अफेज्या भाषा संबंधी। तो निश्चित तौर पे मित्रों हमें लगता है बहुत छोटा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन छोटी वीडियो लेके आएंगे जिससे आप अच्छे से समझो। नमः संस्कृताय, जय हिंद।